दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आपका स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। आज बताने वाला हूं मैं ज्योमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये 3 पार्ट हो चुका है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन और शेयर भी कीजिए ताकि आपको हम जो कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों सेक्टर को साथ साथ समाप्त किया जा रहा है। एक सुबह में चल रहा है अर्थमेटिक और शाम में एडवांस। अर्थमेटिक में रेशियो चैप्टर चल रहा है अभी वर्तमान में, और एडवांस में अभी ज्योमेट्री का आज चौथा पार्ट होगा। रेशियो में लगभग 5-6 पार्ट हो चुका है अभी तक। आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें जितना भी एग्जाम अभी लॉकडाउन का असर, जितना भी एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है या पोस्टपोन्ड हुआ है, वो सभी एग्जाम में आप जितने ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सके उतना बेहतर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पर डे वीडियो अपलोड हुआ और नए तरीक़े से, नए टेक्निक से मिलता रहेगा। आज हम उसी सिलसिले में आज एडवांस में हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। त्रिभुज क्या मतलब, क्या होता है, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है, सभी चीज़ों की बारे में हम बताएंगे। आप समझे होंगे त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं की आकृति। सिर्फ 3 भुजाओं ही नहीं, 3 भुजाओं के साथ साथ कुछ और भी उसमें प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की, जिसके तब वो त्रिभुज के निर्माण होता है। त्रिभुज सिर्फ 3 भुजाओं खींच देने से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। त्रिभुज तो दिखने में लग रहा है, लेकिन जब इसका डायमेंशन यानी जब इसकी भुजा की बात किया जाएगा तब ये त्रिभुज का क्या रूप होगा, क्या रंग होगा, ये सभी त्रिभुज के बारे में समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। आइए इस पहले समझते हैं कि हम त्रिभुज किसे कहते हैं। इस चीज़ पर समझे हम, क्योंकि हम शुरू किए हैं एकदम बेसिक से बताना इस चीज़ को, ज्योमेट्री को एकदम पॉइंट किसे कहते हैं, यहाँ से मैं शुरू किया हूँ। और एडवांस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी स्लो से बताना ही उचित होगा। अर्थमेटिक तो थोड़ा तेज चल सकता है, लेकिन एडवांस में धीरे धीरे बारीकियों को समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, तो आपको बेनिफिशियल होगा, यानी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। अगर आप चाहिएगा कि तेज़ी में हम ज्योमेट्री समाप्त कर दें, तेज़ी में अर्थमेटिक में मतलब कोई चैप्टर समाप्त कर दिया, एडवांस में अलजेब्रा समाप्त कर दे, ट्रिगो समाप्त कर दे, हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त कर दे, तो इससे समाप्त करने से कुछ होगा नहीं। तेज़ी में समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम तो स्लो मोशन में चल रहे हैं जो एडवांस सेक्टर को खास कर लेके, क्योंकि एडवांस सेक्टर में बहुत सी कुछ बताना रहता है और बारीकियों को समझाना रहता है। आगे समझते हैं त्रिभुज का मतलब होता है सबसे पहले इसके बारे में समझिए। ट्री एंगल है, एंगल मतलब होता है कोण, और यहाँ पे त्रिभुज है। अब फिर बात आती है कि 3 ट्री एंगल, यहाँ पे 3 कोण हो रहा है और त्रिभुज हो रहा है, तो त्रिकोण भी कह सकते हैं त्रिभुज को, हम त्रिकोण भी कह सकते हैं। जिस आकृति में 3 कोण हो तो उसमें 3 ही भुजाएं बन सकती है। 3 कोण भी कह सकते हैं त्रिभुज को, या त्रिभुज को 3 भुजाओं की आकृति भी कह सकते हैं। त्रिकोण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्री है और एंगल का मतलब होता है कोण। जिस आकृति में 3 कोण हो, और उसके साथ साथ जब 3 कोण होगा तो 3 भुजा तो होना ही है, क्योंकि 3 कोण 3 भुजाओं से ही मिलकर बनता है, 4 कोण 4 भुजाओं से ही मिलकर बनता है। इसी प्रकार आपको बताएंगे धीरे धीरे हम सभी चीज़, लेकिन तत्काल समझिए आप त्रिकोण में क्या है। आपको थोड़ा सा बता दें इसके बारे में कि आप अक्सर बुकों में या कहीं और इंस्टीट्यूट में या किसी एजुकेटर से आप समझे होंगे कि त्रिभुज 3 भुजाओं की आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। क्या हम अगर 3 भुजा खींच दे ये त्रिभुज बन गया? क्या हम 3 भुजा खींच दे ये त्रिभुज बन गया? क्या हम 3 भुजा खींच दे ये त्रिभुज बन गया? क्या हम 3 भुजा खींच दे ये त्रिभुज बन गया? या इसी प्रकार बहुत सारे फिगर ड्रॉ होते हैं, 3 भुजा खींच दे ये त्रिभुज बन गया। लेकिन बात आती है 3 भुजा से ही काम नहीं चलेगा। 3 भुजा बाद में, पहले उसका मेन पॉइंट होता है कि त्रिभुज कहते किसे हैं। 3 भुजाओं की आकृति तो बनती है, लेकिन 3 भुजा खींचने की भी एक तरीका होता है। तो हम आपको बता दें कि 3 भुजाओं से नहीं, 3 बिंदुओं के मिलने से जो आकृति बनती है उसी को त्रिभुज बोलते हैं। 3 बिंदुओं, 3 पॉइंट्स जहाँ मिलते हैं, 3 पॉइंट हो, 3 पॉइंट को जो भुजा मिलाती है, और वो जो आकृति या जो कंस्ट्रक्शन, वो जो फिगर ड्रॉ होता है, उस फिगर को ही त्रिभुज कहते हैं। ये फिगर कैसा ड्रॉ होता है? 3 भुजा, 3 बिंदु आप कहीं पे ले लीजिए, यहाँ 3 बिंदु ले लिए,
और तीनों को मिला त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया। फिर बात आती है, तीन भुजा खींच लिए, एक होगा, तीन बिंदु और तीसरा बिंदु यहाँ पर है। तीन बिंदु आप कहीं पे खींच सकते हैं, तीन बिंदु आप कहीं ले सकते हैं। सिर्फ तीन बिंदुओं को मिला देने से ही त्रिभुज के निर्माण होता है। कौन त्रिभुज बनेगा, कैसा बनेगा, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम त्रिभुज क्यों कर रहे हैं जिसमें तीन भुजा हो और तीन कोण हो, वो त्रिभुज कहलाने के लायक है। तीन भुजाओं के घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, लेकिन तीन भुजा जिसमें हो जाए वो त्रिभुज हो जाए, एक गलत होगा। क्योंकि तीन भुजा के साथ साथ आपको तीन पॉइंट जहाँ मिले, तीन पॉइंट जहाँ मिले उसको त्रिभुज बोलते हैं। तीन पॉइंट के आकृति से जो भुजा मिलाया जाए उसी को त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपको बहुत सारे त्रिभुज बता दें यहाँ पे, लेकिन इसमें एक छोटा सा अपवाद है। छोटा सा अपवाद क्या है, वो तीन भुज, वो तीन पॉइंट, वो तीन बिंदु एक सीधी रेखा में यानी कोलिनियर यानी संरेख नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होगी, अगर संरेख होती है तो आकृति कैसे बनेगी, हमको बता दें आपको चीज़ एक। अगर तीन बिंदु, संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हो, इस पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। इस पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है क्योंकि तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में है। एक तीसरी अगर तीन पॉइंट में से किसी एक पॉइंट अगर थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे हो, तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु हल्का ऊपर है, एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पे आसानी से त्रिभुज बन सकता है। मेरी बातों को आप समझ गए। अब हम समझाना चाहते हैं कि त्रिभुज तो तीन बिंदुओं से जो आकृति बनती है उसको त्रिभुज बोलते हैं। यानी तीन बिंदुओं के पॉइंट, तीन बिंदु जो होता है उस बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है वह उसकी भुजा कहलाती है। वह उसकी भुज, तीन पॉइंट हो गया, तीन भुजाओं, तीन पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज कहते हैं। ये इसकी भुजा कहलाती है। तीन भुजा होगा और उस तीन भुजा में तीन कोण होगा। इस त्रिभुज का ओरिजिनल डिफिनेशन होता है। अब हम समझाते हैं कि त्रिभुज की सिर्फ भुजा खींच देने से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो जाता। त्रिभुज के निर्माण होने के लिए कुछ और भी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा। उसमें पहला प्रॉपर्टी है, आपके सामने बताते हैं। हम बोले हैं अगर तीन पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट, सीधी में दो पॉइंट और तीन पॉइंट, ये तीन पॉइंट है। मान लीजिए दो पॉइंट, मान लीजिए दो पॉइंट है, ठीक। अगर दो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए ए होगा, ये पॉइंट मान लीजिए बी होगा। इस पॉइंट, दो पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा है जिसको लाइन यानी रेखा कहते हैं। जब दो पॉइंट को मिलाने वाली कोई लाइन है, इस पॉइंट पर, इस रेखा पर कहीं भी एक बिंदु दे दीजिए। मिड पॉइंट पर हो या ना हो, कहीं भी, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं एक पॉइंट दे दीजिए। अब इस पॉइंट को आप सी मान लीजिए, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। अब बात आती है कि अगर ए बी का डिस्टेंस 8 है, ए सी का डिस्टेंस 5 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 है और ए बी का डिस्टेंस 8 है, तो सी बी का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहिएगा कि सी बी का डिस्टेंस 3 होगा। कितना होगा? सी बी का 3 होगा। ये 3 कब है? जब सीधी रेखा में है। जब सीधी रेखा में है, अगर हम सी को हल्का ऊपर करें, अब हमको यहाँ समझाना पड़ेगा आपको इस चीज़ को। अगर हम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बी पॉइंट तो अपना रहा, बी पॉइंट रहा। अगर हम सी को ए बी खींच दिए, अगर हम सी को इस बिंदु पर ना देकर हल्का ऊपर दें, तो हमको लाइन जाना चाहिए यहाँ से, यहाँ पे सी था, लेकिन ये सी हल्का ऊपर हो गया, तो अब ये सी यहाँ से जाएगा, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होगा। नतीजा क्या होगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस शुरू में पहले 8 था, क्या अभी ये डिस्टेंस 8 होगा? नहीं। अगर लाइन सीधा होता तो 8 होता, लाइन सीधा होता 8 होता। हल्का से ऊपर उठा, हल्का से ऊपर उठने का मतलब हुआ कि ये पोर्शन हल्का ऊपर की तरफ उठा, ये हल्का ऊपर उठा। नतीजा क्या होगा? 8 नहीं, अब 8 से ज़्यादा होगा। तो 8 से ज़्यादा होगा, यानी ए बी का लेंथ अगर 8 होता, यहाँ पे सी होता, तो हम कह सकते हैं कि ए सी जो होगा, पहले क्या था? ए सी था और ए सी और सी बी को मिलाने से हमको ए बी मिलता था। लेकिन क्या अब ए सी और सी बी को मिलाने से ए बी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ए सी और सी बी की लंबाई थोड़ा बड़ा हो गया।
अब हम थोड़ा समझाते हैं बड़ा में, तो छोटा सा लिख दिए थे हम। फिर समझिए, अगर ये है, यहाँ पे बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से हम पहले सी था, ये हमको यहाँ पर सी था, इसको अब थोड़ा सा हम ऊपर ले गए, सी पॉइंट को यहाँ लाएँ, ऐसे ड्रॉ किए। अब सी पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ फिक्स किए। पहले इस ए बी की लेंथ थी 8, ए बी की लेंथ 8 थी। अब हम सी को जहीं ऊपर किए तो यहाँ सी की पहले ए सी की लेंथ थी 5 और सी बी की लेंथ थी 3। जहीं ऊपर किए तो ये तो पार्ट हुआ, सी ऊपर गया। ऊपर जाने पर क्या अभी ए बी की लेंथ पहले 8 थी, क्या अभी ए बी की लेंथ 8 है? नहीं है। ए बी की लेंथ अब उतनी नहीं है, क्योंकि ये पार्ट अब ऊपर चल गया। ऊपर जाने का मतलब हो गया कि ये जो लेंथ होगा, अब ए सी की लेंथ, ए सी और सी बी की जो लेंथ होगी वह ए बी से बड़ा होगी। बात में समझिए कि जो ए सी और सी बी की जो लेंथ होगी वह ए बी से बड़ा होगी, क्योंकि ये लाइन अब ऊपर चल गया। ऊपर जाने के बाद ए लाइन तो फिक्स है, नीचे वाला तो डिस्टेंस समान है, नीचे वाला डिस्टेंस 8 तो होगा ही, लेकिन ये वाला डिस्टेंस अब 8, अब ये नहीं रह पाएगा, ए लाइन ये 8 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ऊपर चल गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको हम रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं शायद। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिभुज कभी बनाया जाता है तो जो ऊपर गया तो ए सी और सी बी की जो लेंथ होगी, ए सी और सी बी की जो लेंथ होगी वो हमेशा बड़ा होगी किससे? ए बी से। बड़ा होगी किससे? ए सी और सी बी की लेंथ हमेशा, ए सी और सी बी की लेंथ हमेशा बड़ा होगी ए बी से। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अगर हम सिर्फ ए सी मान लेने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ए सी ना देकर यहाँ बी होता, यहाँ सी होता, ए बी की जगह ए आ जाता, बी इस ए की जगह पर सी आ जाता, ए यहाँ पे चल जाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, हम एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं त्रिभुज का। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी की जो लेंथ होगी, ए सी की लेंथ और सी बी की लेंथ ए बी से, यानी इस दो भुजाओं का योग, इस भुजा और इस भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा होगा। उसी प्रकार कह सकते हैं बी सी प्लस ए बी की जो योग होगी वह बड़ी होगी किसके? ए सी हो गए, ए सी के, बड़ी होगी ए सी के। अच्छा, उसी प्रकार कह सकते हैं ए बी और सी डी, ए सी ए बी और सी ए हो गया है ए बी और सी ए बी और सी ए। अब ए बी मान लीजिए, ए बी और सी ए की जो साइड का योग होगा वो बड़ा होगा किससे? बी सी से। दो संख्याओं का अंकों का योग, ए बी सब ले लिए है ना, ए बी बी सी और ए बी हो गया है, बी सी हो गया है, ए सी हो गया है। अच्छा, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सब सही होगा, लाल वक्त सही होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। इसलिए अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। इस बात को आप समझ गए। अब बात आती है कि जब दो भुजाओं का योग अगर अंतर आ जाए तब क्या करेंगे? इस चीज़ को हम मिटाते हैं। उसी प्रकार और अंतर लिखना पड़े, एक चीज़ बता दें आपको कि अगर यहाँ पे -3 है, -3 है तो -3 तो रहेगा ही। अगर इसको मोड में लगा दीजिएगा तो बाहर निकल कर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर -AB है, बाहर निकालिएगा तो मोड लगा देने से माइनस का वैल्यू पॉजिटिव में आ जाता है और ये प्लस में आ जाता है। ये मोड का एक खासियत है कि कोई भी निगेटिव वैल्यू अगर मोड में लगा दीजिएगा तो ये बनकर पॉजिटिव निकलता है। ये तरीका है मोड का। आइए अब समझते हैं इस चीज़ को। अब बात आती है दो संख्याओं का योग, अंतर। उसी प्रकार दो संख्याओं का अंतर AB माइनस BC, दो संख्याओं का अंतर हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से। दो संख्याओं का योग जब माइनस में है तो हमको तो यहाँ पर डाटा दिया नहीं गया है AB और BC में। AB और BC में डाटा नहीं दिया गया कि A बड़ा है कि A बड़ा है, पता नहीं B कहीं 9 होगा, A कहीं 6 होगा। तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो -3 होगा, तो -3 बड़ा होगा AC से। तो यहाँ पे -3 तो कभी होगा नहीं आपको,
साइड कभी माइनस में होता नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए जब माइनस की बात आती है तो हमको बोले तो पहले ही आपको बताए थे, कोई भी चीज़ जब माइनस में हो मोड लगा दीजिए तो पॉजिटिव बन कर निकलता है। तो यहाँ पे हम मोड में इसको कवर कर देते हैं, मोड में इसको घेर देंगे। दो संख्याओं का अंतर त्रिभुज का दूसरा प्रॉपर्टी है, पहला तो ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है कि दो संख्याओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है और दो संख्याओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। इस पर हम एग्जाम्पल भी समझाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए आप। ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस बी सी बड़ा होगा ए सी से। उसी प्रकार ए बी माइनस ए सी बड़ा होगा, छोटा होगा ए सी से, ठीक। अच्छा, उसी प्रकार आपको देख लीजिए यहाँ से ए बी माइनस ए सी, ए छोटा होगा किससे? छोटा होगा ए सी तो हो गया ए बी बी सी से। अच्छा, उसी प्रकार मोड में ले लेते हैं फिर ए सी माइनस बी सी, बी सी ये छोटा होगा किससे? ए बी से। ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार ये समझाएं उसी प्रकार समझाएं, ये है डिफरेंस। तो इसको कहा जाता है, लिखने चाहे तो लिख सकते हैं कि दो भुजाओं के अंतर हमेशा, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है और अंतर छोटी होती है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है। इस बात को आप समझ गए। अब फिर बात आती है, अगर एग्जाम में दे दे तब कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को आप समझिए। इसको हम यहाँ पे अब मिटाते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए आपको त्रिभुज दे दे, आप कहे कि ए बी और सी एक त्रिभुज है, ए बी की लेंथ 6 है, बी सी की लेंथ 7 है, तो ए सी की लेंथ की क्या संभावना है? तो ए सी की लेंथ क्या हो सकती है, ये एग्ज़ाम में पूछ दे। और जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते ही हैं। अगर आपको कंसेप्ट ज्ञान नहीं हो, अगर आपका बेसिक ज्ञान नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा या गलत मार्कर चलाइएगा। लेकिन अगर बेसिक ज्ञान हो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हम बताए थे कि जब तीसरी भुजा की बात आ जाए, दूसरी भुजा मान लीजिए ए सी है तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा होगी वो दो संख्याओं के योग से हमेशा बड़ी होती है। दो संख्याओं का योग कितना है? 7 और 6 कितना होगा? 13। 7 और 13 दो संख्याओं का योग हुआ और दो संख्याओं के योग से हम 200 जो तीसरी भुजा होगी, यहाँ पर तीसरी भुजा लिख दिए। अब हम बताते हैं दो संख्याओं का अंतर कितना? 1 है। तीसरी भुजा जो दो संख्याओं को योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है और अंतर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से। दो संख्याओं का योग, एसी का वैल्यू कितना निकला? 13 और 1 के रेंज में निकला। यानी एसी का जो वैल्यू हुआ, एसी लेंथ कितना हो सकता है? मैक्सिमम 13 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा और 13 से छोटा होगा। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इसमें एसी के कितने वैल्यू संभव है, कितने साइड होने की संभावना है, कितने साइड होने की संभावना है? तो 13 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, टोटल साइड कितना बनेगा? 12। यानी 13 से छोटा ही होगा हमेशा। इस क्वेश्चन को आपको कराएंगे क्वेश्चन, इस पर हम आधारित। फिर आती है क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर हम लाते हैं स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा, आ गया होगा, आप वहाँ देखिए। अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ कि नीचे दिए गए माप के समूह में कौन सा विकल्प किस त्रिभुज बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 14, सब सेंटीमीटर में है 10। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप वहाँ देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है 9, 4 और 5। तीसरा ऑप्शन है 11, 9 और 1। अच्छा, चौथा ऑप्शन है 6, 7 और 15। 6, 7 और 15। फिर बोलता है कि क्वेश्चन इसमें कौन सा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा ऑप्शन एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। पहला बात देखिए, दो संख्याओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी और दो संख्याओं का
अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होगी। अच्छा, दो संख्याओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी। दो संख्या, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 14 और 18 ले लिए, कितना हुआ 8 4 12 के 2 1, 8 4 12 के 2 1 3 32। ये 32 होगी, वह 10 से हमेशा बड़ी होगी। 10 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। अच्छा, दो संख्याओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगी। वही दो संख्या दो संख्या को हम जोड़ेंगे, वही दो संख्या को अंतर निकालेंगे। अंतर कितना होगा 4। क्या ये 4 तीसरी भुजा से छोटी है? बिल्कुल सही है। हो सकता है ये संभव हो जाए। नहीं विश्वास हो तो एक और त्रिभुज ले लीजिए, 10 और 18 दो साइड ले लीजिए। 18 हुआ, 18 14 से बड़ा है, अंतर कितना होगा? अंतर 8। अंतर 8 है, 14 से छोटा है, ये सही हो सकता है। अब इसमें देखिए दो संख्याओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से, दो संख्याओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी और अंतर छोटी होगी। दो संख्याओं का योग यही ले लीजिए, 5 और 4 9। अच्छा, हम बोले थे बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे 5 4 9 इक्वल हो गया। पहला ही साइड मेरा समाप्त हो गया, यानी एक साइड 5 है, एक साइड 9 है, एक साइड 4 है, एक साइड 9 है। 5 4 9 दो संख्याओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन तीसरी भुजा के बराबर है, तो ये त्रिभुज मेरा नहीं बनेगा। फिर इस पर काम कीजिए। 11 9 1, 11 9 1 है, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, इसके साइड 11 है, इसके साइड 9 है, एक साइड 1 है। दो संख्याओं का योग, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 11 और एक 12 ले लीजिए। अच्छा, 12 जो साइड होगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी है। अच्छा, अंतर जो होगा वो तीसरी भुजा से छोटी होगा। अंतर कितना होगा? 11 1 का 10। क्या तीसरी भुजा छोटी है? नहीं छोटी है, तो ये त्रिभुज मेरा नहीं बनेगा। फिर इसका देखिए 6 7 और 15, एक और त्रिभुज ड्रॉ किए। ये साइड 6 होगा, ये साइड 7 होगा, ये साइड 15 होगा। फिर बात आती है, कोई भी साइड दो साइड ले लीजिए, मान लीजिए 15 6 ले लिए, कितना होगा? 21। 15 6 21। क्या ये 7 से बड़ी है? हाँ, बिल्कुल बड़ी है। अच्छा, अंतर भी 7 से छोटा होना चाहिए, अंतर 7 से छोटा होना चाहिए। 15 7 का अंतर कितना होगा? 9। क्या ये 7 से छोटी है? छोटा है? नहीं है, तो ये भी मेरा त्रिभुज नहीं होगा। अब कोई भी दो साइड ले सकते हैं, हम 9 5 ले लिए, आप 9 4 लिए, 13 ले लीजिए। 13 भी 4 5 से बड़ा होगा, लेकिन क्या अंतर इसका 5 से छोटा है? नहीं, 5 के बराबर है अंतर, तो ये नहीं होगा। बराबर नहीं होना चाहिए, अंतर अलग अलग होना चाहिए, कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी पर आधारित, आइए उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। वो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम यहाँ हट जाते हैं इधर साइड में थोड़ा। एक किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 9 और 1 सेंटीमीटर है, तो x का अधिकतम मान क्या संभव है? ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। कोई त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, मान लीजिए ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है। इसकी एक भुजा 6 है, एक भुजा 9 है, तो तीसरी भुजा x है। तो पूछा है x का अधिकतम पूर्ण मान क्या हो सकता है? ऑप्शन इधर लिख देते हैं। ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 16। वही क्वेश्चन कराए थे जो बताए थे पहले हम इस चीज़ को, कि x का अधिकतम है ना, x सेंटीमीटर, तो x का अधिकतम पूर्ण मान, x का अधिकतम वैल्यू कितना हो सकता है? सबसे पहले हम क्लियर करना पड़ेगा कि x साइड है, तो x साइड जो होगा वो दो भुजाओं का योग से हमेशा छोटा होगा। छोटा होगा किसके? दो संख्याओं का योग से। 9 और 6 15। अच्छा, बड़ा होगा किससे? दो संख्याओं का योग अंतर से। अंतर कितना है? 3। अंतर कितना है? 3। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि x का अधिकतम मान कितना संभव है। अच्छा, x का जो वैल्यू होगा वह 15 से छोटा होगा। x का जो वैल्यू होगा वह 15 से छोटा होगा, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना संभव है? तो x का जो 15 से वैल्यू जब होगा मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 15। 15 से छोटा होगा, तो 15 से छोटा आप 14.9 भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मेरे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। 14.99 भी ले सकते हैं, लेकिन उस टाइप के नहीं दिया हुआ है। हमको ऑप्शन जो है एक फिक्स इंटीजर वैल्यू में दिया हुआ है, इसलिए एक पूर्णांक वैल्यू है, डेसिमल में नहीं है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमको डेसिमल नहीं पूर्णांक वैल्यू लेना पड़ेगा। x का वैल्यू चाहिए 15 से छोटा, तो 15 से छोटा क्या होगा? 14। 15 से छोटा 14 और 14 मेरा आंसर होगा। और फिर क्वेश्चन पूछिए x का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? x का मिनिमम वैल्यू, तो x का जो वैल्यू होगा वह 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा, तो x का मिनिमम वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम कितना होगा? 4। x का ये मिनिमम वैल्यू है और 14 जो है वह मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 4 हो सकता है, क्योंकि x का जो वैल्यू चाहिए वह 3 से बड़ा चाहिए। तो x का मिनिमम वैल्यू 4 और x का मैक्सिमम वैल्यू
14 हो सकता है। अब फिर बात आती है कि इसमें कितनी साइड, x के कितने साइड, यानी साइड की जो, जैसे कि BC का वैल्यू 9 है, AB का वैल्यू 6 है। फिर क्वेश्चन पूछ दिया हमसे कि x के कितने मान संभव हैं। ये भी क्वेश्चन हम इससे पहले बताए थे, लेकिन कितने मान संभव है, कितने मान संभव है। अब इसको हम देखते हैं थ्योरेटिकल टाइप से। 14 तो यहाँ हो सकता है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, अच्छा 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि 14 से जाना है 4 तक जाना है। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या 4 से भी 3 हो सकता है? 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि वैल्यू वो 3 से हमको अधिक चाहिए। इस चीज़ हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको एक बार लिख देते हैं, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बार बार हम समझाएंगे, डायरेक्ट घटा कर समझाएंगे। लेकिन इस लिखने का मेरा पर्पस था कि आपको इस बात को समझ जाए कि कैसे इस थ्योरेटिकल में, यानी जो मुजमाती तरीका होता है, एकदम खाँटी तरीका, वो खाँटी तरीका में कैसे होता है। 15 से छोटा चाहिए, 15 से 14 से लेकर और 4 तक हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू 14, मिनिमम 4 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 4। 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से बड़ा चाहिए और 15 से छोटा चाहिए। तो 15 से छोटा 4 है, कितना संभव है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना संभव है? 11। यानी 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में 4 नहीं, 14 में से 4 जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा मेरा पहले से, वो आ जाएगा 11। कितना वैल्यू संभव है? 4 तक लेना है। 14 में से 4 नहीं, 15 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बताइए? 15 में से 3 जाएगा तो 12, और इसमें एक घटाएंगे किस चीज़ का, कितना आया? 11 ना आया है, 12 और 15 में से 3 जाएगा 11। तब 15 में से 3 जाएगा, लेकिन 15 को भी घटाना है, तो 15 में से 3 जाएगा तो 11, 12। 15 में से 3 जाएगा तो 12, लेकिन 15 को तो घटाना है, क्योंकि 15 तो घटाए नहीं है, तो एक और घटेगा बराबर 11। उससे बेहतर है कुछ मत कीजिए, इसका मैक्स, इसमें से एक कम कीजिए, इसमें से एक कम कीजिए, इसमें से कितना हुआ? 14, और 14 में से 3 घटा दीजिए 11, या इसमें से एक कम कीजिए, अब घटा सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसके कितना वैल्यू संभव है? 11। 15 और 3 के रेंज में 11 वैल्यू संभव है। आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है कि त्रिभुज तो बन गया, त्रिभुज के साइड भी निकाल लिए, त्रिभुज कैसे बनता है ये भी निकाल लिए। अब बात आती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, इसको जानने की अब जरूरी है। त्रिभुज तो मैं बन गया, त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज का साइड A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है, और ये एंगल A है। ये 3 एंगल हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक चीज़ हम बताए थे आपको, और 2 पैरेलल लाइन हो, यहाँ से कोई इंटरसेक्ट लाइन गुजरे, यानी तिर्यक रेखा गुजरे, तो अगर ये साइड अल्फा है, ये कोण अल्फा है, अगर ये कोण अल्फा होगा कब? जब ये लाइन, जब ये कैसे होता है? ये होता है अल्टरनेट इंटरसेक्ट एंगल। एक चीज़ हम पार्ट 2 में, ज्योमेट्री का पार्ट 2 बताए थे, उसमें चीज़ बताए थे अल्टरनेट, पार्ट 2 या पार्ट 3 है ना, पार्ट 1 पार्ट देखिएगा, पार्ट 2 या पार्ट 3 याद नहीं, पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा। अल्टरनेट इंटरसेक्ट एंगल, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा, अगर ये बीटा है तो इधर वाला साइड बीटा होगा। ये कैसे होता है चीज़ बताएं हम वही पार्ट 2 या पार्ट 3 में। अब बताइए, BC एक लाइन है तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पैरेलल लाइन कहता है कि दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, ये अंतर हमेशा समान होना चाहिए साइड में, यही पैरेलल लाइन कहता है। ठीक, पैरेलल लाइन कहता है कि दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, तभी ये पैरेलल लाइन कहने के लायक होगा। मिटा देते हैं, फ्रेश बनाते हैं, कोई समझाना था हमको इस पैरेलल लाइन को। ये साइड एंगल ए है, अच्छा ये एंगल B है, अच्छा ये एंगल C है, C है, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किए, हम बताए थे अल्टरनेट इंटरसेक्ट एंगल। अच्छा ये एंगल कितना है? ये एंगल A है मेरा, अच्छा ये एंगल B है, ये एंगल कितना है? C है। अच्छा ये एंगल कितना है? A है। ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, BC
इसको मान लीजिए एल एम, तो एल एम पैरेलल है बी सी के, ये पैरेलल का लोगो है, समानांतर का लोगो है। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर, दो रेखाओं के बीच समान अंतर हो उसी को समानांतर बोलते हैं। अगर यहाँ पे इस लाइन पर अगर ये भी एक इसका इंटरसेक्ट लाइन है तो ये बी है, तो ये लाइन भी मेरा बी होगा, बी होगा। अच्छा इस लाइन, ये जब इस पैरेलल लाइन के लिए ए सी जब इंटरसेक्ट होगा तो ये सी है, तो ये भी सी होगा। हम बताए थे किसी भी लाइन पर, किसी भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा, उस पर लाइन के एक साइड 180 डिग्री और फिर एक साइड 180 डिग्री, यानी एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है। लाइन के ऊपर 180 नीचा, लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है और लाइन के नीचे भी 180 डिग्री कोण एंगल बनता है, टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री का। ये सभी चीज़ बताया गया है, आप वहाँ देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हुई, कठिनाइयाँ महसूस होगी आपको। तो बताया एक लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है। अच्छा एल एम एक लाइन है जिसमें ए लाइन में बी भी है, सी भी, ए भी है और सी भी है, तो हम कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। इस बात को आप गौर रखिएगा और समझ गए होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। अभी अब बंद करते हैं हम, अभी लंबा चौड़ा क्लास हो चुका है, लग रहा है हमको। और अगला क्लास में त्रिभुज पर आधारित, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ना आपको न्यून कोण, त्रिभुज मतलब कि क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ना न्यून कोण त्रिभुज, ना अधिकोण त्रिभुज, ना आपको समबाहु त्रिभुज, ना समद्विबाहु त्रिभुज, ना ही विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल, एक कोई त्रिभुज नहीं, सिर्फ अभी हम त्रिभुज बता रहे हैं। और इस त्रिभुज में कोई त्रिभुज का नाम निशान नहीं है, सिर्फ त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ बताएंगे हम, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल और साथ साथ हम चलेंगे। जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक ना आप चलिएगा और ना हम चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप नमस्कार।